Very warm welcome to my channel Nursing Trick. So as we discussed, we have going to discuss about the questions what we have seen in the previous video. So in detail, I'm going to explain these questions and I'm going to give you the answers of these questions also. Okay. So moving on. So the question was, you are caring for a victim with burned hand, put the hand in cool water. If the burns are very deep, there are burns with open blisters, the burns are minor with no open blister, and you should put the hand in cool water for all of the above. Means the question is कि आप केयर कर रहे हो किसी विक्टिम की, किसी पेशेंट की आप केयर कर रहे हो जो कि ऑलरेडी उसका हाथ जल चुका है. ओके, बर्न्ड है उसका हैंड. सो पुट द हैंड इन कूल वाटर. तो आप उसका हाथ ठंडे पानी में डालेंगे. अगर इफ द बर्न्स आर वेरी डीप, अगर बर्न बहुत गहरा है, अगर जो जला हुआ पार्ट है वो बहुत गहरा है, तब आप ठंडा पानी डालेंगे. और देयर आर बर्न्स विद ओपन ब्लिस्टर, और अगर ऐसा पर्सन है जिनके जो बर्न्स है, जिसका जो जला हुआ पार्ट है उसमें कुछ ओपन ब्लिस्टर्स भी हैं, मतलब कुछ खुले हुए ब्लिस्टर टाइप, छाले टाइप भी हैं, तो उसमें आप ठंडा पानी डालेंगे. या द बर्न्स आर माइनर विद नो ओपन ब्लिस्टर. बर्न्स अगर बहुत माइनर है, बहुत हल्का जला हुआ पार्ट है, विद नो ओपन ब्लिस्टर, जिसमें कोई खुला हुआ घाव नहीं है, खुला हुआ ब्लिस्टर छाला नहीं है, उसमें आप ठंडा पानी यूज करेंगे, कूल वाटर यूज करेंगे. या फिर यू शुड पुट द हैंड इन कूल वाटर फॉर ऑल ऑफ द अबव. या फिर आप सभी जितने ही ऑप्शंस हैं, तीनों के तीनों, इन सभी ऑप्शंस में आप कूल वाटर का यूज कर सकते हैं. तो आपका आंसर क्या होना चाहिए इसमें? देखिए, अगर आपका जो विक्टिम है उसका हाथ जला हुआ है, तो अगर आप कूल वाटर यूज करते हैं तो आप किस में यूज करेंगे कूल वाटर? आप इन सभी में कूल वाटर यूज कर सकते हैं. इन सभी में कूल वाटर इज यूजफुल. वाई कूल वाटर इज यूजफुल? So how cool water is useful? The common thing is, अगर हमारा नॉर्मली भी जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारा नॉर्मली भी कहीं पे जल जाता है, सपोज हम नॉर्मली किचन में वर्क कर रहे हैं, अगर हमारा कुछ भी काम करते वक्त, जैसे रोटी बनाते टाइम हमारा हाथ जल गया, तो हम बेसिकली घर में भी क्या करते हैं, हम फटाफट से फ्रिज में से बर्फ निकालते हैं और बर्फ लगाते हैं उस जगह पे जहाँ पे जला हुआ होता है. तो सिमिलरली हम लोग कूल वाटर बर्न्स में यूज करते हैं. क्यों? फर्स्ट थिंग इज, जो कूल थिंग होती है, इट हेल्प्स इन वेजोकंस्ट्रिक्शन. वेजोकंस्ट्रिक्शन मतलब, वेजो मतलब होता है वेसल्स, मतलब जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो, और कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना. सिकुड़ने को बोला जाता है कंस्ट्रिक्शन. क्या किसे बोलते हैं? सिकुड़ने को. सिकुड़ने को बोलते हैं कंस्ट्रिक्शन. ओके, सो हमारी ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाती है अगर हम किसी भी कूल वाटर को अगर हम बर्न सरफेस पे डालेंगे. तो मतलब ये कैसे हेल्प करेगा? ये इम्प्रूव करेगा सर्कुलेशन को. ब्लड वेसल सिकुड़ जाएंगी, मतलब फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम वो जो जला हुआ सरफेस है उसमें अगर हम ठंडा पानी डालेंगे तो वो जो पार्ट है वो सुन पड़ जाएगा. सुन पड़ जाएगा मीन्स वो नम हो जाएगा. ओके, सो ब्लड वेसल सिकुड़ेंगी तो वो हील होगी. वो जो पार्ट होगा हमारा, जो स्किन का जो सरफेस होगा जहाँ पे हमारा बर्न हुआ होगा, वो पार्ट हील भी होगा अगर वेजोकंस्ट्रिक्शन होगा तो. सो सेकेंड थिंग इज इट हेल्प्स इन हीलिंग ऑल्सो. Okay, so the second thing is,
reduces the inflammation. और इसी तरीके से ये इन्फ्लामेशन को भी कम करेगा. ओके, सो 3 थिंग्स हमने इससे समझी. क्या समझा? इट हेल्प्स इन हीलिंग, it improves the circulation, and it reduces the inflammation. Okay, so moving on to the next question. So second question was, which of the following vein is not a branch of portal vein? First one is splenic vein, second is superior mesenteric, third is gastric vein, and the D part is hepatic vein. सो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी वेन ऐसी है जो पोर्टल वेन की ब्रांच नहीं है. सो द आंसर इज, सो जैसे कि आपने डायग्राम में देखा, विच पार्ट इज नॉट अ ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन? दैट इज हेपेटिक वेन. सो द आंसर इज हेपेटिक वेन. ओके, थर्ड क्वेश्चन वॉज, nucleus is having shape of spherical, oval, circular or both A and B. So nucleus is having spherical and oval shape. So the answer is both A and B. That is, the answer is D, spherical and oval. That are called as ribosomes. राइबोसोम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली होता है. सबसे छोटा सेल ऑर्गेनली जो होता है सेल का, वो होता है हमारा राइबोसोम. ओके, राइबोसोम बना किसका होता है? राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन से मिलके बना होता है. और जो प्रोड्यूस प्रोटीन होता है इसका, वो बनता है किससे? अमीनो एसिड से और आरएनए से. राइबोसोम से जो प्रोटीन बनता है, दैट इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड और आरएनए. अमीनो एसिड और आरएनए से मिलके बनता है राइबोसोम से प्रोड्यूस प्रोटीन. Okay, so this main thing. The next thing is, so in prokaryotic cell there is 70s राइबोसोम का साइज. ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल में 70s राइबोसोम साइज होता है और यूकैरियोटिक सेल में 80s राइबोसोम साइज होता है. ओके, दीज आर द बेसिक थिंग्स. Competition point of view से these things are important. You should know all these things. What is the size of ribosome in the prokaryotic cell and in eukaryotic cell? क्या साइज होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में होता है 70s राइबोसोम साइज होता है और यूकैरियोटिक सेल में होता है 80s राइबोसोम साइज. ओके, so prokaryotic cell and eukaryotic cell you must be knowing. It's already you have read in 11th-12th class. Prokaryotic cell में you can learn that there is no nuclear membrane in it, and in eukaryotic cell there is nuclear membrane, but in the covering of the DNA only it is present. These things are previous things you might be knowing. Okay, so these things are not that important. The important thing is 70s राइबोसोम का साइज is present in prokaryotic cell, and in eukaryotic cell 80s राइबोसोम size is present. Okay, so next cell organelle we are moving on is next cell organelle is endoplasmic reticulum. So how it look like? कैसे दिखता है endoplasmic reticulum? This is nucleus and this is a sort of endoplasmic reticulum present in it. Okay, and this is endoplasmic reticulum. This one is
rough endoplasmic reticulum, and this one is smooth endoplasmic reticulum. Okay, so endoplasmic reticulum होता क्या है? Firstly, endoplasmic reticulum is interconnecting tubule-like structure. So, what do you understand by this sentence? Interconnecting tubule-like structure means interconnect हो रहा है ये एक दूसरे से, ये ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है. सो इसलिए हमने इसे बोला कि इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल-लाइक स्ट्रक्चर. सो नेक्स्ट, other types of endoplasmic reticulum. I have already taught you that there is a smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. So there are two types of endoplasmic reticulum. First one is smooth endoplasmic reticulum, and the second one is rough endoplasmic reticulum. So in smooth endoplasmic reticulum, from which it forms, ये किससे बनता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली इसका फंक्शन होता है, इट फॉर्म्स लिपिड एंड स्टीरॉइड. क्या करता है ये? लिपिड्स बनाता है और स्टीरॉइड्स बनाता है. सेल के अंदर में क्या बनाता है? लिपिड्स एंड स्टीरॉइड्स. बेसिकली द कोलेस्ट्रॉल थिंग्स वी शुड नो. ओके, लिपिड is we can say a sort of cholesterol, okay, and steroids. So ये दो चीजें बनाता है, लिपिड्स बनाता है एंड स्टीरॉइड बनाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है? इट फॉर्म्स प्रोटीन फॉर एक्सपोर्टेशन. सो ये प्रोटीन बनाता है एक्सपोर्ट करने के लिए, बाहर सेल से बाहर एक्सपोर्ट करता है. सो क्या करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है एक्सपोर्टेशन के लिए. ओके, सो ये हमने दोनों के फंक्शंस पढ़ लिए. दीज आर द बेसिक थिंग्स. सो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली वी आर मूविंग. So next cell organelle is centrosome. So ये हमारा सेल है. This is the nucleus and this is a sort of centrosome present in the cell. Okay, so this is a centrosome present in the cell. ये नियर टू द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होता है. ये किससे बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ सेंट्रियोल. सेंट्रियोल से मिलके बनता है. और सेंट्रियोल किससे मिलके बनता है? सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल. माइक्रोट्यूब्यूल हमने पढ़ा था. माइक्रोट्यूब्यूल इज अ filament present in cytoplasm of the cell. Okay, so ये किससे बना होता है हमने पढ़ा था. इट इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन. इट्स बेसिकली फंक्शन इज इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू द सेल. ओके, सो यू ऑलरेडी नो अबाउट इट. सो सेंट्रोसोम किससे बना होता है? सेंट्रियोल से बना होता है. सेंट्रियोल किससे बना होता है? सेंट्रियोल बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल से. बेसिकली जो सेंट्रोसोम होता है वो पेयर ऑफ सेंट्रियोल से मिलके बनता है. पेयर ऑफ सेंट्रियोल से मिलके बनता है. ओके, सो द मेन थिंग वी शुड नो इन सेंट्रोसोम इज दैट इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन cell division. This is the only thing which is important from competition point of view. Okay.
So the last cell organelle we are going to discuss is lysosome. What is lysosome? Okay. So next cell organelle we are going to discuss is lysosome. So what is lysosome basically? ये हमारा सेल है और ये एक वेसिकल बाउंड स्ट्रक्चर है. ओके, कैसा स्ट्रक्चर है? वेसिकल बाउंड स्ट्रक्चर है. इसे हमने ये बोल दिया है लाइसोसोम. ये वेसिकल बाउंड स्ट्रक्चर किससे मिलके बनता है? गोल्गी बॉडी से मिलके बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं. ठीक है, तो ये क्या है? इट इज अ वेसिकल बाउंड स्ट्रक्चर formed by Golgi body. ठीक है, तो लाइसोसोम लाइसोसोम के अंदर क्या क्या होता है ये पता होना चाहिए हमें. लाइसोसोम के अंदर 60 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक और प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं. हाइड्रो मतलब वाटर एंड लाइटिक मतलब लाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन. ठीक है, सिमिलरली प्रोटियो मतलब प्रोटीन और ये लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन. सो लाइसोसोम के अंदर 60 तरीके के हाइड्रोलिटिक और प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि वाटर को ब्रेक डाउन करते हैं और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है, वाटर को तोड़ने वाले और प्रोटीन को तोड़ने वाले 60 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम के अंदर. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज लाइसोसोमल पीएच कैसा होता है? लाइसोसोमल एंजाइम का पीएच कैसा होता है? लाइसोसोमल एंजाइम का पीएच हमेशा एसिडिक होता है. कैसा होता है? एसिडिक होता है. ठीक है, सो लाइसोसोमल एंजाइम का काम क्या होता है? ये हमारा है सेल. ठीक है, ये हमारा सेल है. सो ये है हमारा फॉरेन पार्टिकल. ये बाहर से कोई पार्टिकल जा रहा है, सेल के अंदर घुसना चाहता है ये फॉरेन पार्टिकल. ठीक है, यहाँ अंदर में सेल में हमारे लाइसोसोमल एंजाइम प्रेजेंट है. तो ये लाइसोसोमल एंजाइम क्या करता है? ये लाइसोसोमल एंजाइम जो है वो इस फॉरेन पार्टिकल को अंदर नहीं घुसने देगा. ठीक है, ये इनिबिट करेगा इसकी एंट्री को, ये इसको अंदर घुसने नहीं देगा. सो लाइसोसोमल एंजाइम का काम होता है, इट इनिबिट्स द एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल की एंट्री को इनिबिट करता है, घुसने नहीं देगा अंदर. फॉरेन पार्टिकल को सेल के अंदर नहीं घुसने देगा. ओके, इनटू द सेल के अंदर नहीं घुसने देगा. सो अगर ये ही लाइसोसोमल एंजाइम कुछ इस तरीके से वर्क करने लग जाए कि लाइसोसोमल एंजाइम प्रेजेंट है सेल के अंदर, अगर के कुछ इस तरीके से वर्क करने लग जाए कि ये ब्रेक डाउन कर दे हेल्दी सेल ऑर्गेनेलीज जो प्रेजेंट है सेल के अंदर में. बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज है, हमने डिस्कस करी. तो अगर उस सेल ऑर्गेनेलीज को अगर ये लाइसोसोमल एंजाइम ब्रेक डाउन करने लग जाए तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोफेजी. क्या बोलते हैं? ऑटोफेजी. ओके, सो द सेकेंड प्रोसेस इज, अगर ये लाइसोसोमल एंजाइम ब्रेक डाउन करने लग जाए, पूरे सेल को ही ब्रेक डाउन कर दे, अगर इफ इट ब्रेक डाउन द एंटायर सेल, अगर ये पूरे सेल को ही तोड़ने लग जाए लाइसोसोमल एंजाइम, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑटोलिसिस.
ओके, क्या बोलेंगे? ऑटोलिसिस. So this is about lysosome. So next we are moving on to the last cell organelle, that is Golgi body. So Golgi body क्या होता है? Golgi body को हम लोग पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं. ठीक है, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं. So this is the cell and this is Golgi body present in the cell. ओके, ये हमारा क्या है? Golgi body है. So Golgi body को हम बोलते हैं closely folded membranous sac-like structure. अगर ये आप देख रहे हो, ये क्लोजली फोल्डेड स्ट्रक्चर है, मतलब बंद स्ट्रक्चर है. सो इस बंद स्ट्रक्चर को, इस क्लोजली फोल्डेड मेम्ब्रेनस साइक-लाइक स्ट्रक्चर को, ये क्लोजली बंद है, मेम्ब्रेन टाइप का स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनस सैक टाइप का स्ट्रक्चर है. तो इसको हमने बोला है गोल्गी बॉडी. तो हमें पता होना चाहिए इसके फंक्शंस क्या होते हैं. गोल्गी बॉडी के फंक्शन होते हैं, एक तो ये प्रोटीन की पैकेजिंग करने में हेल्प करता है. इट हेल्प्स इन पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन. ओके, दूसरा ये हेल्प करता है टेम्पररी फॉर्म में स्टोरेज करता है प्रोटीन का. क्या करता है? प्रोटीन का स्टोरेज करता है. और एक और फंक्शन होता है इसका, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन. सो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि मैंने बताया था. दिस इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल. तो इसकी तरफ अगर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करता है तो वो किसके थ्रू करता है? गोल्गी बॉडी के थ्रू प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करता है टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन. ओके, so this is about the cell. So in the next class we are going to discuss about the cell division. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे इन क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ में. ओके, सो तब तक मेरे इस चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. थैंक यू.